morning, dear student. Myself R.K. Misra from. Today we will discuss on the topic of vicarious liability. As we know that previously yesterday I have tell us about in the matter of vicarious liabilities meanings, definitions, and the main justification of this liability. एक्चुअली क्या है कि जो ये विकारियस लायबिलिटी है इसके कुछ ग्राउंड्स ऐसे दिए गए हैं जो कि जस्टिफाइड करते हैं कि क्या एक प्रतिवादी को कब छूट दी जाएगी, जब वास्तव में वह अपने कृत्यों का निर्वहन किस तरह से करे। दो कारणों से, एक तो उचित रूप से करे और दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट में करे, साथ ही साथ गुड फेथ में करे। दो बातें हैं कि ये जो प्रतिनिधित्व दायित्व का जो है रूल है, ये स्पेशली जो है उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है यानी कि गलती कर रहा है, वो स्वामी को दायी जो है ठहराता है। ये बात तो सत्य है, लेकिन इसका बेनिफिट कब मिल सकता है कि मतलब जब इसे अपोजिट में रख देंगे हम कि हम नहीं थे, कब जब वह ऐसे दायित्व का निर्वहन कर उचित ढंग से उसने किया हो और साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट में किया हो, तो वहाँ भी छूट मिल जाती है। मानिए तो इस तरह से, तो मुझे वहाँ बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस इतना जानना है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी मीनिंग्स क्या होगी। तो विकारियस लायबिलिटी की मैंने बताया था कि विकार एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका मतलब है कि जो है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। क्या मैंने बताया था? ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, मैंने बताया था कि ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो वह व्यक्ति, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो तो जिम्मेदार होगा ही, साथ ही साथ जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है वो भी जिम्मेदार होगा। यानी कि सीधी सी बात है। इसमें मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए थे। इसमें मैंने बताया था कि जो है प्रधान और एजेंट का एजेंट एंड प्रिंसिपल का जो है रिलेशन जो होता है वो होता है। दूसरा मैंने बताया था कि पार्टनर्स होंगे जो आपस में, पार्टनर्स भी क्या होंगे, आपस में लायबल होते हैं। और तीसरा मैंने बताया था कि जो है मास्टर एंड सर्वेंट के बीच में होता है। तो मास्टर और सर्वेंट के बीच में मैंने बताया था, यानी कि ये जो 3 लायबिलिटियां होती हैं ये क्या होती हैं, ये विकारियस लायबिलिटीज के 3 प्रमुख जो है, 3 प्रमुख मूल रूप से 3 फैक्टर्स हैं, ये तत्व हैं। ये तीनों लोग जरूर इसमें जो है शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी लायबिलिटीज क्या होती हैं, विकारियस लायबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो और इसके डिफिनेशन में मैंने बताया था, डिफिनेशन इसका मैंने बताया था कि मतलब 2 डिफिनेशंस इसकी मेनली दी गई हैं। एक पहले सामंड की दी गई है, सालमंड की है। सालमंड ने क्या कहा है कि मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य करता है, तो वह भले ही वह कार्य उस व्यक्ति के लिए कर रहा है, वो तो स्वयं दोषी है ही कि उसने स्वयं कृत्य किया है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य कर रहा है, तो वह अन्य व्यक्ति भले ही वह कितना भी निर्दोष रहा हो, लेकिन अगर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके द्वारा कोई क्षति होती है, तो वह अन्य व्यक्ति भी जो कि इस कार्य में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है वह भी दोषी होता है। यानी कि भले ही वो कितना भी निर्दोष क्यों ना हो, अन्य व्यक्ति भी दोषी व्यक्ति के साथ उसे भी दोषी माना जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि सर फ्रेडरिक पोलक ने भी जो है फ्रेडरिक पोलक ने जो है पोलक ने भी दिया था। तो पोलक जी ने बताया था मतलब जो है जब वो लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए जो है तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार होता है, बेनिफिट लेता है, तो क्यों ना जो है
न सहनी पड़े। यानी कि उसका दायित्व है कि अगर कोई क्षति भी तीसरा वो उसका सेवक कर रहा है तो वहाँ अगर क्षति कार्य कर रहा है तो क्षति के लिए भी वो व्यक्ति जो लाभ ले रहा है वह व्यक्ति जो है उसकी हानि के लिए भी जिम्मेदार होगा, यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा। तो इस तरह से मैंने और एक इसमें इसके अंतर्गत मैंने एक चीज़ और बताई थी कि बताया था मैंने कि जो ये लायबिलिटी होगी वो कैसे होगी। लायबिलिटी मैंने बताया था कि लायबिलिटी ज्वाइंटली भी हो सकती है, सेपरेटली भी हो सकती है। यानी कि मैंने बताया था कि ज्वाइंटली भी हो सकती है, ज्वाइंटली भी हो सकती है, यानी कि संयुक्तता हो सकती है, संयुक्तता हो सकती है। ऐसी लायबिलिटी संयुक्तता हो सकती है या सेपरेटली हो सकती है। सेपरेटली अगर होगी तो क्या होगा, तो दोनों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दायर किया जाएगा और अलग अलग उनके ऊपर मुकदमा चलने के दौरान अलग अलग क्षतिपूर्ति भी उनसे कोर्ट द्वारा दिलाई जाएंगी। और अगर ज्वाइंटली है तो एक ही वाद होगा और दोनों को उसमें दायी ठहराया जाएगा। तो इस तरह से इसके अब जस्टिफिकेशन पे आते हैं कि जो ये विकारियस लायबिलिटी है ये कहाँ तक जस्टिफाइड है, यानी कि इसका लीगल जस्टिफिकेशन क्या है, विधि का औचित्य क्या था इसे लॉ ऑफ टार्ट में डालने का। इसे लॉ ऑफ टार्ट में डालने का जो पर्पस दिया गया है, 2 टाइप्स ऑफ जो है थिंकिंग्स इसमें आई हैं, यानी कि 2 तरह के विचार आए हुए हैं लायबिलिटी के विचार में। इसके लायबिलिटी के तर्क में देखेंगे इसका औचित्य कहाँ तक है। ये पहला है एंशिएंट थिंकिंग्स क्या है, एंशिएंट थिंकिंग क्या है, प्राचीन विचारधारा क्या कहती है, प्राचीन मत क्या है या प्राचीन दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। और दूसरा है मॉडर्न या इन द प्रेजेंट सेंस में मॉडर्न जो है दृष्टिकोण क्या है, यानी कि वर्तमान दृष्टिकोण इसमें क्या अपनाया जा रहा है। अब यानी कि प्रतिनिधित्व दायित्व का औचित्य हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। प्राचीन जो विचारधारा रही है इसके जस्टिफिकेशन को लेकर के प्राचीन दृष्टिकोण जो रहा है वो क्या रहा है, उसमें प्राचीन दृष्टिकोण में 2 प्रमुख सूक्तियां आई हुई हैं, यानी कि 2 मैगजीन्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। एक पहला है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी कि प्रधान ही दायी है, प्रधान ही उत्तरदायी है। देखिए ये जो मैगजीन्स आया था रेस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी कि रिस्पॉन्ड करने वाला जिसने रिस्पॉन्डिंग दी है, यानी कि वास्तव में वह व्यक्ति जिसने रिस्पॉन्स दिया है ऐसा कृत्य करने के लिए, वह व्यक्ति ही क्या होगा, सुपीरियर होगा, वही प्रमुख होगा। यानी कि प्रधान ही प्रमुख है या प्रमुख व्यक्ति ही मुख्य होगा, यानी कि वह व्यक्ति जिसने मूल रूप से कृत्य को जन्म दिया है, कृत्य करने के लिए जो है उसने कार्य सौंपा है, वही व्यक्ति उत्तरदायी होगा। इसका यही मतलब है कि स्वामी और सेवक के मध्य जो नियोजन के अनुक्रम में बात, अब इंटरनली इसके चलते हैं तो इसमें ये बात कही गई है कि स्वामी के लिए अगर सेवक कोई कार्य कर रहा है, सेवक कर रहा है, कोई कृत्य कर रहा है,
और वो कब कर रहा है? नियोजन के अनुक्रम में कर रहा है, नियोजन के अनुक्रम में, नियोजन के अनुक्रम में। तो क्या होगा? अगर वो नियोजन के अनुक्रम में कर रहा है तो ऐसी दशा में कौन दायी होगा? यानी कि प्रधान ये है, ये तो गॉड है, ये तो सेकेंडरी है, ये मेन पर्सन है, इसलिए मेन पर्सन फर्स्टली दायी होगा। यानी कि लाइबल इसकी, ये तो अब ऐसा है कि क्या जो है, ये जो स्वामी है, ये मास्टर पर्सन है, जो ये प्रिंसिपल पर्सन है, क्या अगर ये जो है दायी है तो क्या ये सेवक को मुक्त कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर जहां पर ये इसने तो स्वयं, इसने ही तो अपकृत किया हुआ है, अपकृत करता तो यही है, अगर ये अपकृत करता है तो ये निश्चित रूप से दायी हो, दोषी होगा, ठीक है। लेकिन इस कारण क्या रहा है कि मतलब इनके कहने पर इसने कृत्य किया है तो मूल रूप ये भी दायी होंगे, यानी कि यहाँ जॉइंट लायबिलिटी बनती है। हो सकता है कुछ कृत्य इसने इनकी आज्ञा के बिना किया हो या इस नियोजन के अनुक्रम के अतिरिक्त किया हो, यानी कि कार्य नियोजन के दौरान ना होकर के अतिरिक्त उसने किया हो, तो क्या वह दायी होता है? इसके बारे में हम डेप्थ में जो है चर्चा करेंगे। अभी केवल इसके मैगजीन्स को देखते हैं और इसके ये कैसे प्राप्त किया जाता है, लायबिलिटी कैसे बनती है, इसको देखेंगे। उसके बाद जो है हम फिर से मास्टर एंड सर्वेंट और सारी चीज़ों का और पार्टनर्स की लायबिलिटी उसको डेप्थ में जाके जो है डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से जो रिस्पोंडेंट सुपीरियर की बात कही गई है कि प्रधान ही उत्तरदायी होगा, प्रधान ही उत्तरदायी होगा। दूसरा एक है किवी फेसिड पर एलियम फेसिड पर सी। किवी फेसिड पर एलियम फेसिड पर सी। किवी फेसिड पर एलियम फेसिड पर सी में जनरली यही जाना जाता है कि दूसरों के माध्यम से कार्य करने वाला व्यक्ति, दूसरों के माध्यम से काम करने वाला व्यक्ति देखिए यहां जो किवी फेसिड पर एलियम फेसिड पर सी ये कहता है कि जब कोई कृत्य किसी हमारे द्वारा किसी अन्य के माध्यम से कराया जाता है तो क्या होता है कि वह कार्य हम स्वयं कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि जब कोई ऐसा कृत्य जब हम स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कराते हैं तो ये माना जाता है कि वह कार्य हम स्वयं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड वाला जो आपका ये मैक्सिम है ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं कोई कृत्य ना करके किसी अन्य माध्यम से या किसी दूसरे के द्वारा कराता है तो भी ऐसा कार्य माना जाएगा कि वह व्यक्ति जो करा रहा है वो स्वयं ही कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि यदि नौकर के द्वारा आप सामान लाने के लिए भेजते हैं तो ये माना जाता है कि वह किसके लिए सामान ला रहा है, आपके लिए सामान ला रहा है, और ऐसी दशा में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही जानना था कि इसमें यही दिया है कि मास्टर एंड सर्वेंट की बात कही गई है कि जो इसके एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि मास्टर एंड सर्वेंट के बीच में जो है रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन ही जो किवी फेसिड पर एलियम फेसिड पर सी का मेन
प्रकरण मुद्दा माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो है प्राचीन दृष्टिकोण में दोनों सिद्धांत आए थे। अब हम नवीन दृष्टिकोण देखते हैं कि मॉडर्न थिंकिंग इसके बारे में क्या रही है, क्यों ऐसा सिद्धांत, ऐसा जो विकारियस लायबिलिटी का दायित्व है या विकारियस लायबिलिटी का रूल है वो क्यों टार्टियस लायबिलिटी में डाला गया है, यानी कि टार्ट के अंतर्गत इसे क्यों प्रमुख मुद्दा दिया गया है। तो हम अब आते हैं आधुनिक विचार पे। ठीक है, आधुनिक विचार क्या कहता है, आधुनिक विचारधारा क्या कहती है, आधुनिक विचारधारा कहती है कि देखिए भाई वहां तो ये लिखा था कि मतलब जो है सीधा सा लिखा है कि प्रधान उत्तरदायी है, या कहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी के माध्यम से कार्य करता है तो वो स्वयं का कार्य होता है। लेकिन आधुनिक विचारक ये कहते हैं कि भाई देखिए इसके 3 रीजन हो सकते हैं। क्या हो सकता है, 3 रीजन हो सकते हैं। पहला कि लोकनीति के हिसाब से क्या उचित है, लोकनीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से क्या उचित है। भाई पब्लिक पॉलिसी ये कहती है कि अगर मान लीजिए आप जो है कोई चीज ऐसी है, अगर स्वामी हर चीज का लाभ ले रहा है, स्वामी लाभ ले रहा है किससे, स्वामी लाभ ले रहा है, तो उसे क्या होगा, अगर आपने सेवक रखा हुआ है, सेवक से हमेशा काम ले रहे हैं और लाभ ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए सेवक द्वारा कोई हानि किसी को हो रही है तो उसकी हानि कौन लेगा, उसकी भी जिम्मेदारी आपकी होगी। कहने का मतलब है कि अगर लोकनीति यही कहती है कि अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आपको हानि भी लेनी पड़ेगी, हानि भी उठानी पड़ेगी। कहने का मतलब है अगर स्वामी सेवक द्वारा लाभ ले रहा है तो उसे निश्चित तौर पर हानि भी सहनी पड़ेगी। ये बात हमारी पब्लिक पॉलिसी यही है कि अगर आप जो है अच्छा काम के लिए जो है अपने आप को उत्तरदायी मान रहे हैं तो बुरे काम के लिए भी आप उत्तरदायी बनिए ना। तो दूसरा है जो इसमें दूसरा वाला लोकनीति पहला है, और सेकंड दिया गया है कि ये मोशन थियरी काम करती है। मोशन थियरी, मोशन थियरी क्या कह रही है, यानी कि गतिशीलता का सिद्धांत है। ठीक है, जो गतिशील सिद्धांत है, गतिशील सिद्धांत, इसका क्या पर्पज है, इसमें ये इस नजरिए से क्यों उचित है, इसके औचित्य को देखते हैं। प्रतिनिधित्व दायित्व में जो स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उसके पीछे लोकनीति रही है। दूसरा गतिशील सिद्धांत रहा है। तो गतिशील सिद्धांत क्यों रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि जो सेवक होता है, अगर आपके यहाँ नौकर न होता तो अपना काम कर रहा होता। अब आपने उसको सेवक को क्या कहा है, सेवक को आपने कहा कि स्वामी ने कहा कि मतलब जो है जाइए और जो है उनके लिए जो है फल सब्जी और सारी चीजें ले आइए। तो अब अगर उसको फल सब्जी या मान लो किसी को बच्चे को स्कूल छोड़ना हुआ, ये सब कर पा रहे हैं, बच्चों को कॉलेज छोड़ाइए, तो उस दौरान अगर सेवक मान लीजिए गाड़ी से जा रहा है तो गतिशील तो हो रहा है, यानी कि उसमें मूवमेंट हो रहा है। अन्यथा नहीं तो सेवक क्या होता, अगर आपका काम यानी कि स्वामी का काम सेवक न कर रहा होता तो वो अपने घर पे रुका रहता, और अपने घर पे रुका रहता तो उसे किसी प्रकार की ना तो उससे अपहानि होती ना तो उसे कोई अपहानि होती, यानी कि दोनों बातें होती। तो ऐसी दशा में जब वो जोखिम उठा रहा है आपके लिए, सेवक जो है गतिशील है, तो अगर मान लीजिए सेवक द्वारा कोई अपहानि हो रही है तो सेवक द्वारा तो हो रही है तो वो तो स्वयं दायी होगा ही, लेकिन वो जो अपहानि हुई वो आपके काम के वजह से हुई है। वो आपके बच्चों को छोड़ने जा रहा था, रास्ते में उससे कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो आपके कार्य के दौरान अगर ऐसी घटना हो रही है तो आप निश्चित तौर पे जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उसने जो गतिशीलता आई है वो आपकी वजह से आई है। यानी कि जो सेवक में गतिशीलता आई है वो आपके कार्य की वजह से आई है, अन्यथा नहीं आती हुई। और यहाँ एक रीजन और भी है कि अगर स्वामी को सेवक के कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो उसका एक और रीजन है, क्योंकि वह स्वामी जो है
उस क्षतिपूर्ति की या उस क्षति को पूर्ण करने में समर्थ होता है, यानी कि कॉम्पिटेंट होता है। भाई उसके पास पैसे होते हैं, इसीलिए उसने जो है उसने सेवक को रख रखा है। तीसरा एक है, यानी कि दूसरा मोशन थियरी है, और तीसरा है आपका सामाजिक सुविधा एवं भद्दा सिद्धांत। भद्दा सिद्धांत क्यों कहा गया है? सामाजिक सुविधा एवं भद्दा सिद्धांत। सामाजिक सुविधा एवं भद्दा सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें क्या माना गया है कि मतलब तीसरा वाला, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा है सामाजिक सुविधा और भद्दा न्याय। ये क्यों कहा गया है कि सामाजिक सुविधा आप अगर ले रहे हैं, अगर स्वामी के द्वारा स्वामी जो है सेवक के द्वारा सामाजिक सुविधा ले रहा है तो भद्दा न्याय क्यों है यहाँ पर? क्योंकि देखिए एक तरफ तो जो है स्वामी जो है सेवक को क्या दे रहा है? स्वामी सेवक को वेतन दे रहा है। सेवक को क्या दे रहा है? वेतन दे रहा है, यानी कि वेतन दे रहा है। तो भाई एक तरफ तो वेतन दे रहा है, तो अब इसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है, सेवक के द्वारा अगर कोई क्षति हो जाती है तो फिर इसके लिए एक तरफ वेतन भी दे और दूसरी तरफ इनके कार्य के भी प्रति जिम्मेदार हो, यानी कि एक साथ कई लायबिलिटियां आप नहीं सेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यही बात कही गई है कि स्वामी जो है हमेशा, इसीलिए इसे भद्दा न्याय कहा जा रहा है, क्योंकि ये उस पर दो लायबिलिटी लगाई जा रही है। इस पर स्वामी पर एक तरफ तो सेवक के लिए वेतन दे रहा है, दूसरी तरफ अगर सेवक मान लीजिए कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है। अब इसमें एक 2-3 केसेज हैं, उसको मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। कितना टाइम हुआ है? तो ठीक है, आज बस हम इतना आधुनिक और प्राचीन दोनों विचारधाराओं के बारे में बताया। कल मैं कुछ इससे रिलेवेंट कुछ केसेस बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि प्रतिनिधित्व दायित्व कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, उसके कौन कौन से ग्राउंड है, इसको बताएंगे। कुछ केसेस के बारे में हम कल देखेंगे और इसके प्रमुख, इसका जो है दायित्व कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।